लेकिन जब किताबें इतनी बड़ी संख्या में आज प्रकाशित हो रही है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि लोग किताबों को बहुत कम पढ़ रहे हैं। जी जी। तो आखिर इसके पीछे का मूल वजह क्या है? किताबें इतनी बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रही है, लोग उसको पढ़ क्यों नहीं रहे? आपको पुस्तक रखी है इस समय में, वो लगभग 400 से 500 पृष्ठ की पुस्तक है वो। और वह पुस्तक हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं? देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन आप जैसा योग्य व्यक्ति इस प्रश्न को खोज करके लाया। लेकिन मैं और आप जिस हिंदी में बात कर रहे हैं, ये खड़ी बोली है। हालांकि हिंदी जो शब्द है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। इतना अच्छा आप हिंदी लिख रहे हैं, आज की हिंदी और हिंदी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? ये छंद मुक्त है। इसकी शुरुआत होती है, आजादी पाई हमने क्या सोचकर, धर्मतंत्र, राजतंत्र या लोकतंत्र, सामने एक विशाल खंडहर जो मिट्टी या सीमेंट का नहीं, आज़ादी का था। लेकिन कई प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विवाद का छंद से मुक्ति ही कविता की मुक्ति है। मतलब काव्य संग्रह, कविता संग्रह, यह जो होते हैं उसमें एक विशेष व्यक्ति संपादित करता है और उसमें हमारे, आपके और तमाम लोग जैसे बिल्कुल उनकी कविताएं शामिल। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज ठीक एक वैसे ही कवि हमारे साथ उपस्थित हैं। कई बार ये मंचों से शोध पत्रों का वाचन भी किए हैं और कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। इसमें से कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो बोहर शोध श्री सम्मान, हिंदी भाषा भूषण सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी शांति रत्न सम्मान, महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। और अभी थोड़े दिवस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती साहित्य सम्मान द्वारा सरस्वती साहित्य सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुए हैं। ऐसे श्री शशांक मिश्र जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सूरज जी। सबसे पहले मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा। आपकी जो लगनशीलता है, आपकी जो मेहनत है, गत 2 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप जो एक लंबी साहित्यिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आपने जो एक मशाल लेके आप जो निकले हैं, उस मशाल से केवल हमारे आपके जैसे युवाओं का नहीं, बल्कि जो कुछ हमसे वरिष्ठ भी हैं, उन लोगों को भी तमाम नई नई जानकारियाँ मिली हैं। अभी आपने फैक्ट और तमाम चीज़ें, फैक्ट न्यूज़ वगैरह के विषय में बताया। तो सबसे पहले तो आपका और आपके नमस्कार पूर्वांचल चैनल का मैं आभारी हूँ कि मुझे आपने इस को समझा कि मैं इस पॉडकास्ट में शामिल हूँ। बिल्कुल सर। सर आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं आपके बारे में जब अध्ययन कर रहा था तो मैं देखा कि शुरू से ही आप बहुत ही मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। मेधावी बनने के पीछे आपके परिवार के लोगों ने कैसे आपका सहयोग किया? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे माता और पिताजी का है। वैसे तो मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, लेकिन अगर मूल रूप से देखूं तो मेरे पिताजी ने बचपन से बहुत अपनी जो उनकी विषय की क्षमता थी और उनकी जो बातें थी, खास करके इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन वगैरह पे, तो मैं उन चीज़ों का, उन विषयों का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ। मैंने दर्शन शास्त्र भी नहीं पढ़ा, धर्मशास्त्र वगैरह का भी मैं विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन इतिहास पिताजी का विषय था तो कुछ इतिहास उनसे सीखा। माता जी भी मेरी पढ़ी लिखी महिला हैं, उन्होंने भी PhD की BHU से 1992 में। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन के पहले गुरु मेरे पिता और मेरी माँ। बिल्कुल। आप इतना अच्छा लिखते हैं, लिखने की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? देखिए, लेखन की जो प्रेरणा होती है वो व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं। जी। आप पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पढ़ेंगे तो 2-3 बातें आपके सामने आएंगी। वर्ड्सवर्थ नाम का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का कवि था, उसने लिखा कि जो कविता होती है, यहाँ कविता का मतलब केवल पोएम से नहीं है। जी। कविता में प्रायः कहानी भी चली जाएगी। मतलब एक रचनाकार जो होता है, जो लेखनी करता है, वो प्रायः उसके मन में जो
तरह तरह की बातें उठती हैं, उन बातों को वो उन भावनाओं को वो लिखता है और समाज से प्रेरित होकर वो काम करता है। जहाँ तक हमारी बात है तो 2020 से हमने लेखन कार्य शुरू किया और हमारे प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब 2019 में BHU के हिंदी विभाग में मेरा दाखिला हुआ तो आप जानते ही BHU एक कैंपस तो बड़ा है ही और वहाँ की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। वहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी हो या वहाँ की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हो, तो उसमें हजारों लाखों किताबें होती हैं। तो हम जाते थे तो नई नई किताबें देखते थे और बहुत सारी किताबों के बारे में देख के उनसे प्रेरणा मिलती थी। तो 2 ऐसी किताब का मैं जिक्र करूँगा। बिल्कुल। आप सब जानते हैं मुंशी प्रेमचंद एक बड़े उपन्यासकार थे जिनको कथा सम्राट कहा गया। उनकी एक प्रसिद्ध उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास कृति है गोदान। गोदान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन मैं उन भ्रांतियों पर नहीं जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि गोदान एक किसान चेतना और श्रमिक जीवन से संबंधित एक कृति है। हालांकि उसमें बहुत सारी पुरातन मान्यताओं को उन्होंने तोड़ा है। और गोदान पढ़ते वक्त अनायास ही मेरे मन में एक, उस समय मैं BHU के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में रहता था, BHU LBS हॉस्टल में। उस वक्त अनायास ही एक कविता आ गई और मैंने उसको लिख डाली। यदि आप कौन सी कविता बिल्कुल आप सुनाना चाहें? तो आजकल क्या है कि अपनी रचनाएं भी व्यक्ति कुछ दिनों बाद भूल जाता है, तो उसके लिए थोड़ा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो संकलित हैं। जो कविताएं हैं वो प्रायः, ये कविताएं तो आपकी ही लिखी हुई है ना? नहीं, ये मेरी कविता इसमें संकलित है जी। इसका संपादन किसी दूसरे ने किया। जैसे काव्य संग्रह, कविता संग्रह, यह जो होते हैं उसमें एक विशेष व्यक्ति संपादित करता है और उसमें हमारे, आपके और तमाम लोग जैसे उनकी कविताएं शामिल होती हैं जी। तो ये मेरी पुस्तक नहीं है और न मेरा संग्रह है। इसमें मेरी 4 कविताएं प्रकाशित हैं। बिल्कुल। 4 कविताएं। आप अपनी कोई एक कविता सुनाना चाहें? वही मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 2 कविताएं, हालांकि मैं 2 कविताएं सुनाना चाहता था, लेकिन पहली मैं कविता जो गोदान से पढ़ के मुझे बड़ी, उसको लेकर के, श्रमिक चेतना को लेकर के मेरे मन में जो बात आई, मैंने तुरंत उसको लिख डाला। उस कविता का नाम है आज़ादी का ध्वंस। आज़ादी का ध्वंस का मतलब, जिस आज़ादी में हम जी रहे हैं, आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव चल रहा है। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी मतलब जो एक बौद्धिकों की जो एक फौज है, वो 75 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को लिख रही जी। तो आज़ादी का ध्वंस का मतलब, मेरे कहने का ये आशय एकदम नहीं है कि हम आज़ादी को ध्वस्त कर दें। तो इस कविता के माध्यम से कुछ बातें मैंने लिखने की कोशिश की है, मैं सुझाव देता हूँ। यह एक मुक्त छंद की कविता है, क्योंकि कहा गया है कि कविता की मुक्ति तभी होगी जब छंद से मुक्ति ही कविता की मुक्ति है। मतलब पहले के समय में जो, अभी भी आप भारत भारती पढ़ लीजिए, मैथिली शरण गुप्त की, और दिनकर की पढ़ लीजिए, कुरुक्षेत्र और जितने लोग, तो अधिकांशतः कवि और वर्तमान में भी जो कवि हैं वो लय में, छंद में लिखते थे। मैंने भी लिखा है, लेकिन ये छंद मुक्त है। इसकी शुरुआत होती है, आज़ादी पाई हमने क्या सोचकर, धर्मतंत्र, राजतंत्र या लोकतंत्र, सामने एक विशाल खंडहर जो मिट्टी या सीमेंट का नहीं, आज़ादी का था। दुराचार, लोकाचार व दुष्कर्मों का प्रतिफल, यह वह तंत्र नहीं जो वीर सपूतों का था। बिल्कुल। खलिहानों में श्रमिक देखता है एक स्वप्न, वास्तव में वह स्वप्न नहीं, भवन है। आलू की टिकिया या आलू की टिक्की, आलू की टिक्की हो या जहर की पुड़िया हो, ये उसी भवन की उपज है जो अब ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल। इतना अच्छा आप हिंदी लिख रहे हैं, आज की हिंदी और हिंदी के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए,
किसी भी भाषा का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। जी। क्योंकि अगर भाषा का भविष्य उज्जवल नहीं होता तो आज हम लोग हिंदी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी में बातचीत करता है, तो हिंदी का भविष्य पहले भी उज्जवल था और अब भी उज्जवल है। अगर मैं आगे की बात करूं आने वाले समय में, तो मैं ये मानता हूं कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य लगातार प्रगति की ओर है, लेकिन इसमें कुछ विडंबनाएं भी हैं। जैसे हमारे अंदर खास करके जो हमारी हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी वालों ने कुछ हिंदी के साथ थोड़ी संख्या में मतलब वैमनस्यता कर दी। वैमनस्यता तो मैं कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आप देवरिया में हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और अभी गोरखपुर नहीं, लखनऊ दिल्ली जाएं तो हम लोग की हिंदी थोड़ी और परिष्कृत हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मैं और आप जिस हिंदी में बात कर रहे हैं ये खड़ी बोली है। हालांकि हिंदी जो शब्द है वो मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। तो इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी का परिवार कितना बड़ा है। और भारत में तो इस समय हिंदी को लेकर के कुछ भाषाई सांप्रदायिकता आ रही है। बिल्कुल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी जरूर एक अपनी बहुत मजबूत दस्तक दे रही है। और मेरा ये सार्थक मानना है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। और केवल बस ये मात्र कह देने से नहीं होगा। अभी अगले महीने में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा, तो खूब लंबे लंबे स्लोगन लिखे जाते हैं, गढ़े जाते हैं। एक उसमें का स्लोगन है कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। तो यदि हिंदी वास्तव में भारत माता के माथे की बिंदी है, तो ये हमारा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम भारत माँ के उस बिंदी की रक्षा ही न करें, बल्कि उसका संवर्धन भी करें। और ये भारतीयों द्वारा ही हो सकता है, हमारे आपके द्वारा ही हो सकता है। हम जो चाहे वो किसी अंचल के लोग हों, हमारा भोजपुरी अंचल है, अभी आप बस्ती से अवध की ओर जाएंगे तो अवधी अंचल है, इलाहाबाद से आप वो रीवा की तरफ जाएंगे वहाँ बुंदेली बघेली का वो पूरा बेल्ट है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी एक बहुत बड़े भाषा का परिवार है। हिंदी में केवल और हिंदी के जो शब्द हैं, मतलब जो हिंदी में हमने शब्द लिया है, वो केवल संस्कृत से ही नहीं आया है। जैसे उर्दू जो है, उर्दू की पैदाइश भारत की है, मेरठ खड़ी बोली मेरे के आसपास। उर्दू की पैदाइश बाहर की नहीं है। आज जब हिंदी के भविष्य की हम बातचीत करते हैं तो ये देखते हैं कि अमेरिका में और ख़ास करके अबू धाबी में जो उसकी राजधानी है, और एक पूरे वैश्विक फलक पे हिंदी केवल बातचीत की नहीं बल्कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी आ रही है। लेकिन कई प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि हिंदी को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस विवाद का मैं ये मानता हूँ कि इस विवाद का ये विवाद नहीं है, ये तो हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रही है। जी। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में आपने देखा कि हिंदी के बोर्ड और हिंदी से संबंधित जो दुकानें थीं वो तोड़ी ताड़ी जाने लगी, पुस्तकें हटाई जाने लगी। तो हिंदी का विरोध हम हिंदी पर लिख के कर सकते हैं। तो यह एक विरोध नहीं है, यह एक विद्रोह है, यह एक हिंसा है। और इसकी जो समाप्ति है वो हिंसा की समाप्ति तो हिंसा से होती नहीं है। अब एक आंख के बदले दो आंख तो लिया नहीं जा सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि व्यापक एक सामंजस्य बातचीत के आधार पे सरकार अगर चाहे तो जरूर ये भाषाई सांप्रदायिकता जो फैली है पूरे भारत में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन खास करके महाराष्ट्र और दक्षिण के जो क्षेत्रों में है वो कुछ सुधर सकती है। बिल्कुल। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं? देखिए, ये बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन आप जैसा योग्य व्यक्ति इस प्रश्न को खोज करके लाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास एक गाथा है। आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के श्रेष्ठ तो मैं नहीं कहूँगा, श्रेष्ठ से भी ऊपर अगर कोई शब्द हो तो वो शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जा सकता है जी। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि मेरे पास वो पुस्तक रखी है इस समय में, वो लगभग 400 से 500 पृष्ठ की पुस्तक है वो, और वह पुस्तक हिंदी शब्द सागर के भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। अब आप इस बात की कल्पना करें कि श्रीमद् भागवत महापुराण हम देखते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम खंड लगभग 1500 या 1700 पृष्ठ का है और दूसरा खंड अभी उतने ही पृष्ठ का है। तो जिस ग्रंथ की भूमिका ही 300-400 पृष्ठ की लिखी गई हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा था। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पौध तैयार की, मतलब एक होता है ना कि हमने एक चीज़ें स्थापित कर दी, उस पौध को आगे चल के बहुत लोगों ने बढ़ाया और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पूर्वांचल के लोगों का योगदान रहा। शुक्ल जी मूलतः अपने देवरिया जिले के ही थे, बहुत कम लोग जानते हैं। देवरिया जिले के थे और उनके एक पुत्र मझौली राज्य में प्रधानाचार्य थे, अपने मझौली राज्य में, हम लोगों के जो इंटर कॉलेज है। लेकिन कुछ कारणवश उनका परिवार बस्ती चला गया, तो बस्ती के अबोना में उनका जन्म हुआ। दूसरा नाम सबसे बड़ा आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो बलिया के रहने वाले थे जी। बलिया के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी और उसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये सारी पुस्तकें हैं। इन सारी पुस्तकों को पढ़ के हम जरूर हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कि जो युवा कवि हैं साहित्य के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अपनी उपलब्धि दर्ज करा रहे हैं, इसके पीछे का मूल वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो मैं डिजिटल और तकनीकी युग को ही मानता हूँ जी। जैसे आपसे मेरी संवाद हो रही है, पहले के समय में प्रायः चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, पहले के समय में साक्षात्कार भी छपते थे जी। जैसे कोई साक्षात्कार लिख के किसी विद्वान को भेज दिया तो उस विद्वान ने हूबहू नहीं उसका उत्तर दिया और वो छप गया उसके संकलन में। अब क्या है कि अब आमने सामने बातचीत होती है और आज का जो युवा लेखक है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है। आज का युवा लेखक ऑनलाइन और तमाम माध्यमों से वो रचनाएं कर रहा है और जो ई बुक का कल्चर आया है, जो PDF फाइल का कल्चर आया है, अभी आप उस पर कुछ मुझे आशा है कि आप बातचीत करेंगे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट GPT बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि युवा लेखक आज लेखक और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जो युवा हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का ही विद्यार्थी हिंदी में लिख सकता है। जितनी कविताएं लिखी जा रही हैं, कविता संग्रह हो रहे थे, अब जैसे मैंने जिस संग्रह में बताया, इस संग्रह में प्रायः साइंस के भी लोगों ने लिखा है, इसमें कॉमर्स के भी लोगों ने लिखा है। तो कविता और युवा, आज का युवा जो है वो किसी भी भाषा या किसी भी विषय को पढ़ता हो, IIT का स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदी में अब अपनी रुचि दिखा रहा है, लिख रहा है। यही एक युवा लेखन की एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आजकल हम जब देखते हैं कि किताबें चाहे हिंदी भाषा की हो या अन्य किसी भी भाषा की हो, एक बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। पहले क्या था कि जब कोई भी लेखक किताबों को लिखते थे तो उनको प्रकाशित करना बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब किताबें इतनी बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रही है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि लोग किताबों को बहुत कम पढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे का मूल वजह क्या है? किताबें इतनी बड़ी संख्या में प्रकाशित हो रही हैं, लोग उसको पढ़ क्यों नहीं रहे फिर? देखिए सूरज जी, ये बहुत वाजिब सवाल है। आज के समय में ये इसलिए वाजिब है कि अगर मैं ये कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा कि पहले की अपेक्षा आज कुकुरमुत्ते की तरह हर गलियों में एक प्रकाशक आपको मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। कुकुरमुत्ता कोई
गलत शब्द नहीं है। कुकुरमुत्ता का मतलब यह है कि एक झड़ी सी लग गई है, जैसे महाविद्यालयों की झड़ी लग गई है। पहले के समय में प्रकाशक बहुत कम थे। देखिए तो बढ़िया है ना कि प्रकाशक ज़्यादा हैं, तो जो लिखने वाले कवि हैं उनको और भी ज़्यादा अवसर मिल रहा है, उनको सामने चुनौतियाँ कम है, तो अच्छी बात है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ जी। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि पुस्तकें आज की बिक, क्या आपने प्रश्न किया? आज के समय पुस्तकें ज़्यादा मात्रा में प्रकाशित हो रही हैं लेकिन लोग उसे बहुत कम पढ़ रहे हैं। जी, इसका दो कारण है। जी। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि पुस्तकें जो छप रही हैं, जो प्रकाशन जगत की बातें हैं, उसमें आप देखेंगे कि API स्कोर बढ़ाने के लिए लोग किताबें छपवाते हैं। जी। पैसे देकर लोग किताबें छपवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने कोई पुस्तक लिखी और कोई प्रकाशक आपको मिल गया और उसने ISBN आपको दे दिया और आपकी मात्र 4 किताबें प्रकाशित हुई और आपने 4 किताबें हम लोगों को बांट दी, तो आपकी 4 किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो गई। तो इससे तो युवा लेखन का कुछ भला हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के समय में इस प्रश्न का थोड़ा सा मैं एक खंडन करूंगा कि युवा लेखक और आज का लेखक, युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, प्रायः वो जो कविता संग्रह, उपन्यास वगैरह लिख रहा है, या तो वो बहुत बड़े संस्था का प्रोफेसर है या उसकी रचनाएं किसी बड़े प्रकाशन ने छापी है। मैं प्रकाशन और प्रोफेसर का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कॉपीराइट की बात है। तो जो बड़े लेखक होते हैं और जो बड़े प्रकाशक होते हैं, उनकी पहुंच ज़्यादा होती है। वो देवरिया में कभी प्रदर्शनी नहीं लगाएंगे, देवरिया में केवल खादी का ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी लगेगी। वो गोरखपुर में भी बहुत कम लगाते हैं, जबकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक समृद्ध यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, DU, ये 4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं हमारी हिंदी पट्टी के, जहाँ बड़े बड़े प्रकाशक अपनी प्रदर्शनियाँ लगाते हैं और उनकी किताबें बिक रही हैं। 2-3 वर्ष के अंदर में बड़े बड़े काव्य संग्रह आउट ऑफ प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो लेखक लोकप्रिय है, गुमनामी जीवन नहीं जी रहा है, और लेखक के साथ साथ लेखक तो लोकप्रिय है ही, प्रकाशन भी लोकप्रिय है। तो इस तरह इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो युवा लेखक आज का, यदि मैं कुछ लिख भी दूँ, अब इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अब आप नहीं आते तो ये कविताएं, मतलब मैंने किसी मंच वगैरह में पढ़ी होंगी, लेकिन अब उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। लेकिन ये है कि लिखित रूप पे है। तो छोटे जगहों पे प्रायः कहा जाता है कि प्रतिभाएं दब जाती हैं, और छोटी संस्थाओं में भी प्रतिभाएं दब जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि संत विनोबा पीजी कॉलेज खराब है, लेकिन अगर संत विनोबा पीजी कॉलेज का कोई एक सामान्य गरीब विद्यार्थी, दलित पिछड़े समाज का या ब्राह्मण, किसी उच्च वर्ग का हो या जो भी कहा जाए, अगर वो बहुत अच्छी रचनाएं भी लिखे तो उसकी मजाल, उसकी हिम्मत नहीं है, और अगर वो हिम्मत कर भी लिया तो बड़ा मुश्किल होता है कि देश के बड़े प्रकाशक उसको प्रकाशित कर देंगे। ये प्रकाशन की दुनिया का अर्ध सत्य है। ठीक है, तो जो युवा हैं, इन युवाओं को में इस रुचि को कैसे विकसित की जाए कि किताबें अगर आस पास के लोग लिख रहे हैं तो उसको पढ़ें? युवाओं को रुचि विकसित करने का तो सबसे बड़ा कारण मैंने जो पहले बताया कि इसकी जो प्रदर्शनियाँ लगाई जाएं, प्रदर्शनियों के माध्यम से नई नई किताबें हों, और सबसे बड़ी बात है कि हर जिले में एक पुस्तकालय होना चाहिए। जी। हमारे देवरिया में ही जिला पुस्तकालय है, लेकिन मेरे हिसाब से 100 किताबें भी नहीं होंगी वहाँ। बिल्कुल। उससे ज़्यादा मेरे अलमारी में है। तो जब पुस्तकालय नहीं होंगे, जब प्रदर्शनियाँ नहीं लगेंगी, तो फिर आज का युवा लेखक कैसे नई नई चीज़ें जानेगा? नहीं, अब तो ई-लाइब्रेरी है, तमाम डिजिटल मीडिया का सोर्सेज हैं, इसके माध्यम से तो युवा को जोड़ा जा सकता है। जी, ई-लाइब्रेरी के माध्यम से जरूर युवाओं में रुचि आई है जी। और आजकल शोध गंगा नाम की एक जो UGC ने शुरू किया है भारत सरकार ने, ये डिजिटल पहल है, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से। तो उसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि वो अपने शोध प्रबंध, माने जो थीसिस होती है,
वो थीसिस उस पर अपलोड करें, कंपलसरी है। और ऐसी बहुत सारी इंटरनेट आर्काइव्स और ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और किंडल वगैरह का आपने सुना ही होगा, वो जो होता है ऑनलाइन, और अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी तमाम सारी पुस्तकें, और एग्जोटिक इंडिया नाम की वेबसाइट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज का युवा लेखक तभी बन सकता है जब वो एक अच्छा पाठक हो। बिल्कुल बिल्कुल। सांग जी, आप हिंदी के किस विधा को सबसे ज़्यादा पढ़ते और समझते हैं? देखिए, तो बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि हिंदी की सारी विधाएं अच्छी हैं जी। ऐसी कोई विधा जिससे आप बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं? ज़्यादा पसंद उसके पहले थोड़ा सा मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों ने कहा, मतलब मैं अरस्तु प्लेटो पे नहीं जाऊँगा, वो तो भारत के नहीं थे, भारत की बात करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सृष्टि का जब उदय हुआ होगा तो सृष्टि का पहला व्यक्ति कवि होगा। तो यदि सृष्टि का पहला व्यक्ति कवि हो सकता है तो स्वाभाविक है कि वो कविता ही लिखेगा, और कविता भी एक विधा ही है। कविता के अतिरिक्त सबसे लोकप्रिय विधा जो है वो कथा है, कहानी है। आप जिस तरह से मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियाँ पढ़ लेंगे, प्रेमचंद के मानसरोवर को पढ़ लेंगे, और अन्य कहानीकारों को आप पढ़ लेंगे, तो उस हिसाब से आप अन्य चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। जहाँ तक मेरी रुचि का सवाल है, तो मुझे मेरी प्रिय विधा, और मैं जिसमें थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, वो मैं आलोचना को मानता हूँ। हिंदी आलोचना में मेरी थोड़ी रुचि है, और उसी को पढ़ता हूँ। एक बीच आलोचना का बुखार भी खूब चढ़ा था, जिसमें तमाम सारी पुस्तकें और उसमें चैप्टर राइटिंग्स वगैरह छपी, शोध पत्र वगैरह छपे। और आलोचना, मतलब आलोचना शब्द जो है ये प्रायः पता नहीं क्यों गलत अर्थों में लिया जाता है। कहा जाता है ना कि हमारे बहुत बड़े आलोचक। आलोचना शब्द से आज एक शब्द था समालोचना। समालोचना का मतलब है सम्यक आलोचना, सही आलोचना करना। बिल्कुल। आज का जो आलोचक है, वो जब किसी रचना की आलोचना करता है तो वो रचना की आलोचना करते करते लेखक की आलोचना करनी शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, लेखक चाहे वह डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हो या BHU में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, अगर उसने एक अच्छी रचना दी है तो उस रचना की आलोचना होनी चाहिए, मतलब समीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि लेखक। बिल्कुल बिल्कुल। यही सबसे बड़ी विडंबना आज की आलोचना और आलोचना जगत की है। वैश्विक स्तर पे हिंदी का मानवर्धन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अपने ही देश में हिंदी भाषा को कई लोग थोड़ा सा बोलते समय भी अब शर्म महसूस कर, उनको लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा ही हम बोलेंगे तो हमारा लेवल बड़ा हो जाएगा। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सूरज जी, इसको कहा जाता है कि हीन भावना जी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ। जैसे दो भावनाएं होती हैं ना, एक सुपीरियरिटी और एक इंफीरियरिटी। अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर बनाने लगूँ, और यदि मैं कुछ अधिक ज्ञान की बातें बोल दिया तो यहाँ बैठे लोग स्वयं इंफीरियरिटी शो करने लगे। तो एक मैंने ये मेरे कहने का मतलब ये है कि एक साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बातें आती हैं। हिंदी के साथ सबसे बड़ा कारण यही दोनों है कि हिंदी बोलने वाले लोग, हमारा जन्म तो हिंदी पट्टी में हुआ, लेकिन दिल्ली और केरला में जाके हम मलयालम या दक्षिण के में जाके, कहीं दक्षिण में जाके कन्नड़ और अन्य भाषाएं, अब ये बंगाल में जाके बांग्ला बोल लेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। अब उसमें अल्टरनेटिव बातें क्या होती हैं कि अंग्रेजी हम सीखते हैं, तो वो टूटी फूटी अंग्रेजी होती है। अब मैं अंग्रेजी के कई शब्दों, मैंने BA में मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, तो मतलब 6 साल से हमने अंग्रेजी कोई किताब नहीं उठाई, और अब कोई अंग्रेजी के शब्दों का गलत उच्चारण हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो शुद्ध हिंदी ही बोलूँ। और ये जो हीन भावना है, हम जैसे, आप जैसे और हमारी ये पूरी हिंदी पट्टी के लोगों जैसे, जो पूर्वांचल, जो
पूर्वांचल को केवल मैं नहीं कहूँगा। देखिए हिंदी पट्टी की जब बात आती है तो ये पूरा उत्तर भारत आ जाता है। ये जरूर इसी हीन भावना ने अंग्रेजी की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजी खराब भाषा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सांग जी, भाषा तो कोई खराब नहीं है, हर भाषा की अपनी एक पहचान है, हर भाषा का अपने एक सम्मान है जी। सांग जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा को बोलते हैं। परिवार में हम किससे भी बातचीत करेंगे, वो माता जी हो, पिताजी हो, छोटे भाई हो, सबसे हम भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। लेकिन जैसे हम परिवार से बाहर आते हैं, फिर वहाँ भोजपुरी भाषा बोलने में शर्मिंदगी अपने आप को महसूस होने लगती है। तो अन्य लोग या हम सभी लोग भी अपने भोजपुरी भाषा पर गर्व कैसे महसूस करें? देखिए इसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है और इसका सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम भोजपुरी बोलें जी। अब देखिए आज का ये कार्यक्रम हिंदी पे था, लेकिन कभी भविष्य में समय आएगा तो खाटी भोजपुरी पे भी चर्चा होगी। नहीं, बिल्कुल, ताकि ये पता चले कि भोजपुरी पट्टी ने जो दुनिया को दिया है, दुनिया भारत से बाहर भी भोजपुरी पट्टी के लोग गए। मॉरिशस में खूब भोजपुरी बोली जाती है, आप जान ही रहे हैं। बिल्कुल। रामदेव धुरंधर और ऐसे तो वो तो हिंदी के रचनाकार हैं। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, इसमें हिंदी तो पर्याप्त मात्रा में बोली जाती है। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। तो हिंदी भोजपुरी को लेकर के मेरा ये मानना है कि जब उस पर एक बड़ी तार्किक बहस हो और एक बड़ा कार्यक्रम होगा तो भोजपुरी का संवर्धन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हिंदी के एक बड़े आलोचक हुए, वो भी भोजपुरी पट्टी के ही थे। ये अपने देवरिया जिले के बगल में जो गोपालगंज जिला है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे साहब अब नहीं रहे, जेएनयू में प्रोफेसर थे। वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि हिंदी को सबसे ज़्यादा खतरा बहुरूपियों से है, कि हम लोग जो बहुरूप बना लेते हैं अपना, जैसा देश वैसा भेष। और जबकि बात यह है कि अलग अलग भाषा होते हुए भी देश तो एक ही है। तो भोजपुरी को बहुरूपियों से मुक्त करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो प्रश्न पूछा कि भोजपुरी का भाषा पे हम गर्व कैसे करें, भाषा पे गर्व कैसे करें। देखिए भोजपुरी सबसे ज़्यादा कौन बोलता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। खेत में काम करने वाले किसान और जो विशेषतर वो किसान जो कम पढ़े लिखे हैं और महिलाएं, वो भोजपुरी में केवल बात ही नहीं करती हैं, करोड़ों संख्या है, वो भोजपुरी में जीती और मरती दोनों हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो हमारा लोक साहित्य है, भोजपुरी एक लोक साहित्य है, तो जो हमारा लोक साहित्य है इसको लेकर के ऐसी भ्रांति बना दी गई कि जो गांव के गाने हैं, सोहर गीत हैं, वो नॉनसेंस वाली कैटेगरी में चले गए। और जो आज के गाने गाए जा रहे हैं उसके बारे में भोजपुरी में तो मैं न सुनता हूँ और न मैं उस पर कुछ बोल सकता हूँ। आप शशांक जी, आप लेखन का भी काम करते हैं और वाचन का भी काम करते हैं, इन दोनों में सबसे कठिन आपको क्या लगता है? सबसे कठिन वाचन लगता है। उसका कारण ये है कि लेखन का कार्य तो टेबल कुर्सी पे हो जाता है, वाचन के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। लेकिन देखिए वाचन मैंने बहुत कम किया है। कुछ जैसे अभी एक दो संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत हुए थे, तो वो पुस्तकीय रूप में आए थे। उसमें अभी नामवर सिंह जी की जो पुस्तक अभी आपने मेरे बगल में रखी हुई है, तो मैंने प्रस्तुत किया था, तो वो प्रकाशित होके आए। तो बनारस में हम लोग जब BHU में पढ़ते थे तो वहाँ मधुबन गोष्ठी होती है और विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ पे भी खूब कविताएं और कहानियों का वो होता है। लेकिन उसमें यह है कि एक छात्र समूह बनाकर ही हम लोग बातचीत करते थे, जैसे हमारे आपके जैसे जो युवा छात्र हैं, जैसे बैचमेट हैं। लेकिन जब वाचन की बात आती है और आप बड़े मंच पे जाते हैं और आपके साथ बड़े विद्वान होते हैं, तो थोड़ी हम जैसे मतलब अनुभवहीन लोगों के लिए जो अभी लिखना जिन्होंने शुरू किया, थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, 5 वर्ष 4 वर्ष से लिखने वाला व्यक्ति अगर 40 वर्ष से जो व्यक्ति लिख रहा है उसके साथ उसके समानांतर बैठेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ उसको संभल के बोलना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बोलने से
लिखने से ज़्यादा कठिन बोलना है। लिखना मेरे लिए आसान है क्योंकि टेबल कुर्सी पे बैठ के लिखना रहता है और सारी चीज़ें प्रिंट करके भेज देनी जाती हैं, वो टाइप। बिल्कुल। नए कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको संदेश देना चाहें? अब देखिए, कविता तो मेरा विषय नहीं है और मेरा विषय तो को ही प्रोत्साहित करना आलोचना। हाँ, अब ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि आज के जो नए कवि हैं, युवा कवि बहुत निकले हैं। बिल्कुल। देखिए, केवल हास्य कविता मंचों पे पढ़ के तालियां तो बटोरी जा सकती हैं, लेकिन अगर आम जन की बात होगी तो हास्य कविता का कोई स्थान नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात कि मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित बचपन से ही रहा। हमारा जो परिवार और संस्कार रहा, मेरे गांव, आप सब जानते हैं कि बनकटा मिश्र गांव में हमारा जन्म हुआ और मेरे पिताजी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इस समय सेवानिवृत्त हैं। और हम और भाई उत्कर्ष जी, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उत्कर्ष जी से मात्र मैं एक दिन बड़ा। तो ये मेरे बाल सखा ही नहीं, ये मेरे युवा सहचर हैं। अरे वाह। और इन्होंने जो, अब यही था कि पिताजी जब हम लोग शहर आए तो ये पटना चले गए। फिर ये एक, मैं मानता हूँ कि राजनीति के ये यायावर हैं। यायावर का मतलब आप समझते होंगे, नोमैडिक, मतलब घूमने फिरने वाला आदमी, मतलब देश भर में एक्सप्लोर करना और नई नई बातें लाना। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो युवा कवि है, वो अपने आप को केवल हास्य और देशभक्ति तक ही सीमित रखेगा तो फिर तमाम ऐसी मूलभूत बातें हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, और इसके साथ साथ जो हमारी आम समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, वो समस्याएं छूट जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हंसना सबके लिए जरूरी है और देशभक्ति, देश अगर देश रहेगा तभी तो हम आप रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देश कोई मैं देश को भूभाग नहीं मानता हूँ। इसी पे हिंदी के एक बड़े कवि हुए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो भी अपने बलिया पूर्वांचल पट्टी के ही रहने वाले थे, केदारनाथ सिंह जी, जेएनयू प्रोफेसर थे। उनकी एक कविता है जो स्लोगन के रूप में प्रयुक्त होती है कि भोजपुरी मेरा घर है और हिंदी मेरा देश है। तो खैर तो भाषा को लेकर है, लेकिन अगर देश की बात आएगी तो मैं ये मानता हूँ कि देश भूभाग नहीं है। देश एक, मैं क्या कहूँ, एक हमारे एक गोद की तरह या एक हमको पालन पोषण करने वाला एक, मतलब वो एक संस्था है। किसी चीज़ को हम भूभाग से जोड़ेंगे तो भूभाग नहीं कहा जा सकता। तो देशभक्ति की भी कविताएं सुनानी चाहिए। बिल्कुल। मैंने भी अभी आपको सुनाऊंगा, मैंने भी देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। यदि आप नहीं बिल्कुल, अब तो जाते जाते अगर एक कोई कविता आप सुनाना चाहें तो मैं एक देशभक्ति कविता सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। मेरे कहने का एक कदापि अर्थ नहीं है कि हास्य और राष्ट्रभक्ति की कविताएं नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आम जन की समस्याओं पर भी कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा होनी चाहिए। और जो श्रमिक वर्ग है, जो खेतिहर किसान वर्ग है, जो बेरोजगार है, युवा है, नौजवान है, जो सुबह से शाम तक भटकता रहता है या गुमनामी जिंदगी एक बंद कमरे में जीता है, और तो उन लोगों की बातों को भी उजागर करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हर कवि की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके हितों की बात करे, सबके समस्याओं को लेकर अपने कविताओं के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। हाँ संजय, आप अपनी कविताएं जो सुना रहे थे। मैं एक बात और करना चाहूँगा बस, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आज का जो हमारा युवा कवि है या हमारे जो कवि हैं वो जिस क्षेत्र में मैंने बताया उसमें नहीं लिख रहे हैं। एक अच्छी संख्या है हमारे बहुत सीनियर जो युवा, मतलब मैं तो उनका कुछ नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कि भटकावपूर्ण जो कैरियर होता है वो उस मामले में ठीक नहीं होता है। तो जो शुद्ध कवि हैं, हम लोग आलोचक शुद्ध कवियों ने, आज भी युवा कवियों ने लगातार उनकी संग्रहें आ रही हैं जो
आम जनमानस की समस्याओं को बता रहे हैं। जो भी आम जनमानस की समस्या हो उस पर वो केंद्रित करके लिखी जा रही हैं। देशभक्ति की तो लिखी जा रही है, हास्य की कुछ कम हुई है। अब आपने कहा तो मैं आप एक को देशभक्ति से प्रेरित कविता सुना देता हूँ। बिल्कुल। इस कविता का शीर्षक है अखंड धरा। मैंने भारत को अखंड धरा के रूप में मैं कवि लिखता है। जी। थोड़ा सा अभी जो मैंने पहले कविता सुनाई वो छंदोबद्ध नहीं थी, वो छंद मुक्त थी। ये थोड़ी छंदोबद्ध है। भारतवासी आते रण में अपना मान बढ़ाकर, करने लगते हाहाकार अपना ज्ञान दिखाकर। अरे मध्य एशिया यूएसए में करते हैं वह विद्यादान, और भारत को करते हैं रानी से वह मुक्ति प्रदान। यहाँ रानी का मतलब ब्रिटिश शासन है, जो हम लोग गुलाम थे। गांधी नेहरू नेताजी ने अपना यौवन त्यागा, माउंट बेटन शत्रु समेत भारतवर्ष से भागा। भगत सिंह सुखदेव आजाद ने अपना जीवन देकर हमको सिखलाया है जीना स्वाभिमान से रहकर। बिल्कुल। आजादी के भीषण रण में वीरों ने जान गंवाया है, आज तभी हमने स्वयं को विश्व भारती बनाया है। वाह। लक्ष्मीबाई, सुना दूं? हाँ। लक्ष्मीबाई वीर कुंवर सिंह 1857 क्रांति पे बिल्कुल। लड़ते लड़ते अमर हुए या शहीद हुए। गौस खान नानाभी रण में प्राण न्यौछावर कर आए। दादा भाई नौरोजी ने दुनिया में डंका पीटा है, अखिल विश्व को बतलाया यह रानी ने भारत लूटा है। विवेकानंद ने ललकाराया, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उठो चलो ए भारत वालों, दुनिया को दिखलाना है। भारतवर्ष की भूमि अपनी उत्तम और कल्याणी है, पावन भूमि राम रहीम की यह ब्रह्मा निर्माणी है। पुरुषार्थ कर्मार्थ के बल पर माधव ने यह बतलाया, मैंने श्री कृष्ण ने बताया। उठो पार्थ संधान करो, अर्जुन को यह सिखलाया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ रहीं और निश्चित तौर पे आज नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आपसे संवाद करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने भी पूरे वीडियोज़ को देखा। शशांक जी एक कवि हैं, एक लेखक हैं और कई सारे विषयों पर लगातार लिखते रहते हैं और कई बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं, जिनसे मैंने हिंदी भाषा को लेके बातचीत किया है। आपने पूरे वीडियोज़ को देखा। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं और आगे अब किनको जानना चाहते हैं उनका भी नाम कमेंट में अवश्य लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।